हेलो दोस्तों, डीके राज क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज से हम यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021 में ऑनलाइन पूछा गया है, उन सभी 25 सेटों को बारी बारी विषयवार धुआं करना है। इसमें पहला 2 सेट यूपी टेट में पूछा गया है और बाकी सब सी टेट में। यह बुक 2022 सी टेट के लिए बेस्ट बुक साबित होगा और इसमें पहला अध्याय CDP देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक है और पेज नंबर 5 से 10 तक। जो भी व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह इस डीके क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर और डिस्कशन दोनों साथ साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कॉम्बैट इज युत्सा क्या है? यह ऑप्शन में सी मूल प्रवृत्ति है। डिस्कशन। युत्साह एक मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैक्डूगल ने दिया था। यह भी क्वेश्चन आता है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैक्डूगल ने दिया। मैक्डूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध एक संवेग बताया है। मूल प्रवृत्ति: पलायन और संबंधित आवेश। पलायन भागना, भय। युत्साह शुद्ध प्रवृत्ति, क्रोध। निवृत्ति, ओप्रियता, विकर्षण, घृणा। पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति, वात्सल्य। शरणागति, संवेदना, कष्ट। जिज्ञासा, आश्चर्य। काम, कामुकता। आत्मस्थापना, आत्मप्रकाशन, आत्माभिमान या श्रेष्ठ की भावना। दैन्य विनीत भाव, अधीनता की भावना। सामूहिक या समूह प्रवृत्ति, एकाकीपन। भोजनावेशन, भूख। संग्रह या संचय, अधिकार भावना। रचना, कृत्य भाव या रचना की अनुभूति। हास्य, आमोद। क्वेश्चन नंबर 2। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है। सामाजिक परिवेशजन्य तत्व बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और अपनी जन्मजात प्रवृत्ति और योग्यताओं का विकास करता है। सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक पर्यावरण में ही संभव है। वैज्ञानिक हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? ऑप्शन में ए, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास का नियम है, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। डिस्कशन। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास का नियम है। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है और शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शरीर विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है।
बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्ष के दौरान 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक माना गया है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास द्रुत गति से होता है। बालिकाओं में तीव्रता वृद्धि का समय लगभग 11 से 13 वर्ष की आयु तथा बालकों में लगभग 14 से 15 वर्ष की आयु होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत यह विकास का सिद्धांत नहीं है। और परस्पर संबंध का विकास यह विकास का सिद्धांत है। निरंतर विकास का सिद्धांत ये भी है। और अनुकूलन प्रत्यावर्तन विकास का सिद्धांत नहीं है। और समान प्रतिवर्तन के विकास का सिद्धांत है। डिस्कशन, गेरोसिन तथा अन्य के अनुसार परिभाषा दिया वैज्ञानिक गेरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों से सिद्ध कर दिया है कि इन परिवर्तन में पर्याप्त सिद्धांतों के अनुसार करने की प्रवृत्ति होती है। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहते हैं। विकास के निम्नलिखित सिद्धांत है। विकास की दिशा का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत है। और 5वां विकास क्रम का सिद्धांत। 6वां सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। 7वां वंशानुक्रम एवं वातावरण का अंतर क्रिया का सिद्धांत। अतः विकल्प सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? हरलॉक। अभी आगे पढ़े थे। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? हरलॉक। डिस्कशन, हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। मेरिडिथ के अनुसार कुछ लोग अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि से अर्थ में करते हैं और कुछ विकास का भेदीकरण ये विशिष्टीकरण के अर्थ में करते हैं। गेसेल के अनुसार विकास केवल एक परतीय विचार ही नहीं है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 विभिन्न दिशाओं शरीर, अंग, विश्लेषण, शरीर, ज्ञान तथा व्यवहार में मापा जा सकता है। इन सबों में व्यवहार ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर तथा विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। 6, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम ऑप्शन सी समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। डिस्कशन, कोहलर के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्ति और बुद्धि के द्वारा समस्यापूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष परीक्षण करता है, तब किसी प्रकार की प्रक्रिया करता है। अधिगम की प्रक्रिया समग्र परिस्थिति के सभी विकल्प प्रत्यक्षीकरण के आधार पर जटिल होती है। समग्र परिस्थिति का समझ में आना तथा फिर प्रतिक्रिया करना सूझ का परिचालन है। सीखने के इन सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णकृति सिद्धांत, अंत्येष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। यह VBI
है दोस्तों, इसे रिपीट कर देख लीजिएगा। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है? ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट ने किया है। डिस्कशन, पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया है, जो निम्नलिखित अनुसार है। 1 प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा व्यवस्था और 5वां मूल्यांकन है। हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित पाठ्य योजना के ये 5 सोपान बड़े महत्वपूर्ण है। आज भी इनका अनुसरण किसी न किसी रूप में लिया जाता है। हमारे देश में अधिकतर पाठ्य योजनाएं हर्बर्ट उपागम के आधार पर ही बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ऑप्शन नंबर ए, कैनन ने। डिस्कशन, कैनन ने ग्रंथियों के आधार व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। व्यक्ति को विभिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया है। मनोवैज्ञानिक कैनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं: थायराइड ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी वाले, एड्रिनल ग्रंथि वाले। जुंग ने समाजी दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी में वर्गीकृत किया। क्रेसमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 भाग लंबाकाय, सुडौलकाय, गोलाकार में किया। स्पेंसर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 6 भाग सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, कलात्मक में वर्गीकृत किए हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आई है। क्वेश्चन नंबर 9, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर सी, करो एंड करो का। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? करो एवं करो का। डिस्कशन, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन करो एवं करो का है। और डेवहल के शब्दों में सृजनात्मक एवं वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। डिहान तथा हेमिंग्स्टन के अनुसार सृजनात्मक वह विशेषता है जो किसी नवीन एवं वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्ति करे। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिससे उसे प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक ब्रूस के अनुसार सृजनात्मक एक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मन की ग्रहण करने, अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता एवं क्रिया है। दोस्तों, पिछले साल भी जितने ऑफलाइन पूछा गया था उसी का प्रीवियस ईयर लगभग ऑनलाइन में क्वेश्चन देखने को मिला है। इसलिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी को धुआं कर देना है, वो भी डिस्कशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होती है। ऑप्शन ए, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। डिस्कशन, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण
एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। स्किनर के अनुसार भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जिसमें अभ्यास, नकल तथा रटने जैसी प्रक्रिया शामिल है। B.F. स्किनर ने सुझाव दिया कि भाषा उत्तेजनाओं की नकल और सही प्रतिक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। क्वेश्चन में 11, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है बी, मैकडूगल ने। अभी ऊपर पढ़े तो नीचे आ गया। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मैकडूगल ने। इसी प्रकार दोस्तों डिस्कशन सही देखिएगा। 2-3 सेट देखने के बाद लगभग क्वेश्चन सभी टकराने लगेगा। डिस्कशन, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार वर्गीकृत किया है और मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। उन्होंने निश्चित शारीरिक क्रिया के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध एक संवेग बताया है। क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा वीडियो भी दोस्तों लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन साथ है। थोड़ा धैर्य बना के, कहीं काम भी कर रहे हैं या कहीं भी है, वीडियो चालू करके 1 से 2 बार देखना है और सुन भी लेना है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में सी, डिम्बल का है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? डम्बिल का है। देखिए दोस्तों, कथन ज़्यादा पूछा गया है, सही वैज्ञानिक का पूछा। डिस्कशन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन डिम्बल द्वारा प्रतिपादित है। वैज्ञानिक राउस के अनुसार ध्यान विचार की वस्तु को मन के सामने स्पष्ट बतलाने की प्रक्रिया है। मन के अनुसार अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। मैकडूगल के अनुसार अवधान ज्ञानात्मक प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव के दृष्टिकोण से विचार किए जाने पर मात्र एक चेष्टा प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन बी, गोल्टन। निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गोल्टन। डिस्कशन, ऑप्शन बी, गोल्टन को सृजन शास्त्र का पिता, फादर ऑफ द यूगेस्ट कहा जाता है। सृजन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है। जिसमें मानव जाति की नस्ल सुधर सके। सृजन शास्त्र का उद्देश्य किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम लक्षणों को परिवर्तित करने का नहीं है। यह वरन पीढ़ी उत्तम वंशानुगत लक्षणों की वंशानुक्रम को बढ़ावा देने तथा खराब लक्षणों की वंशागति पर रोक
लगाना है, जिससे संपूर्ण मानव जाति के पितृक संग्रह को सुधारा जा सके। क्वेश्चन नंबर 14। 12 वर्ष 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? ऑप्शन बी साधारण मानसिक योग्यता टेस्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। डिस्कशन। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा 1964 में साधारण मानसिक योग्यताओं के परीक्षण को प्रतिपादित किए। यह परीक्षण 12 से 16 वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त है। डॉक्टर एस जलोटा ने बुद्धि को मापने के लिए इस परीक्षण को हिंदी में प्रतिपादित किया। इस परीक्षण के द्वारा हम एक समूह की बुद्धि को माप सकते हैं। बुद्धिमान, औसत और सशक्त श्रेणियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। क्वेश्चन 15। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने किया। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने किया। ऑप्शन बी। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। स्पीयरमैन का मानना है कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बना है। पहला कारक सामान्य योग्यता कारक, ये सही प्रकार की मानसिक क्रियाओं के मूल है। दूसरा विशिष्ट योग्यता कारक, जो विशिष्ट कार्यों में सहायता करते हैं। सामान्य कारक मानसिक क्रियाओं का मूल है, अर्थात जिस व्यक्ति में जी फैक्टर जनरेशन जिसे बोलते हैं या सामान्य तत्व उपस्थित है वही अपनी मानसिक क्रियाओं को कर सकता है, और उसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट कारक एस फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पूर्व अभाव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्षीकरण। पूर्व अनुभव के अनुसार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी प्रत्यक्षीकरण। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। संवेदना की भांति ही प्रत्यक्षीकरण भी एक मानसिक प्रक्रिया है। संवेदना अर्थ रहित ज्ञान है और प्रत्यक्षीकरण अर्थपूर्ण ज्ञान है। उदाहरण, बालक खेल रहा है, उसे किसी ने उसका नाम लेकर आवाज़ दिया, इससे उसे ध्वनि संवेदना हुई और उस ध्वनि को पहचान कर वह अनुमान लगा लेता है कि पिताजी बुला रहे हैं। इस प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। वैज्ञानिक बूढ़ अर्थ के अनुसार प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से पदार्थ और बाह्य घटनाओं या तथ्यों को जानने की क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने किया है। डिस्कशन। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक सन 1898 में किया गया। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद या बंधन सिद्धांत, एसआर सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत द्वारा उन्होंने यह पता लगाया कि पशु और मानवों को सिखाने में प्रयास और भूलों का विशेष महत्व है। प्राइस इत्यादि ने लिखा है कि
प्रयत्न एवं भूल। अधिगम एक ऐसा अधिगम है जिसमें प्रयोज्य किसी कार्य को प्रारंभ करता है जो कि देखने में क्रमहीन लगता है और संयोग से शुद्ध अनुक्रिया होने के और उसके प्रबल होने तक जारी रहता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण नियम तापतत का नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा 5 सहायक नियमों बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, अनुरूपता या सदृशता का नियम तथा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का वर्णन किया है। क्वेश्चन 18, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है? ऑप्शन में ये 90 से 109। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है? 90 से 109। डिस्कशन, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि की गणना के आधार पर व्यक्तियों की बुद्धि को निम्नलिखित वर्गों में रखा है। बुद्धि लब्धि वर्ग और बुद्धि वर्ग। प्रतिभाशाली जीनियस जिसे कहते हैं वह 140 से 200 तक है। प्रखर बुद्धि जिसे भैरी सुपीरियर 120 से 139 तक है। उत्कृष्ट बुद्धि सुपीरियर 110 से 119 तक है। सामान्य बुद्धि एवरेज 90 से 109 तक है। दोस्तों ये भी आई है, इसे 2-3 बार करके देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, और हम भी कर लिए हैं। और 80 से 89 जो होता है मंद बुद्धि जिसे डुल कहते हैं, डुल विधि कहते हैं जी, जो 80 से 89 होता है। निर्मल बुद्धि फीबल माइंड ये 70 से 79 तक होता है। मूर्ख मूरन जिसे मूर्ख कहते हैं, मूर्ख बुद्धि 50 से 59 तक होता है। मूढ़ बुद्धि या 25 से 49 तक होता है। और लास्ट है जड़ बुद्धि आइडोट या 25 से नीचे जो होता है उसे जड़ बुद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? ऑप्शन सी कैटेल ने। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कैटेल। डिस्कशन, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक कैटेल थे। कैटेल का बुद्धि परीक्षण अवचित अथवा असाभिध बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत है। कैटेल का बुद्धि परीक्षण कल्चरल फ्री टेस्ट के नाम से जाना जाता है। कैटेल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जीएफ को तर्क के आधार पर नवीन समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में परिपक्वता है, जबकि ठोस बुद्धि जीसी को शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुभव पर आधारित ज्ञान आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। बुद्धि के दोनों तत्व प्रकृति और पोषण पर आधारित होता है, और कैटेल के अनुसार तरल बुद्धि का निर्धारण वंशानुगत कारकों द्वारा होता है, जबकि ठोस बुद्धि का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर डी या स्किनर ने किया। देख रहे दोस्तों, लगभग 10-12 वैज्ञानिक है जिसका कथन एक बार डाल देंगे और आप भी मेहनत कर लिख लीजिएगा, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने। डिस्कशन, क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक स्किनर ने किया। क्रिया
प्रस्तुत अनुकूलन या नैमित्तिक अनुकूलन सिद्धि के अनुसार व्यवहार के परिणाम क्रिया के होने की संभावना को प्रभावित करते हैं। एक व्यवहारिक जिसके पश्चात एक सुखदायक उद्दीपक जुड़ा हुआ हो उसके बार बार होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन यदि दूसरा व्यवहार किसी दंडात्मक उद्दीपक से जुड़ा हो तो उसके होने की संभावना कम हो जाती है। स्किनर ने अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। B.F. स्किनर ने 2 प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है, एक क्रिया प्रस्तुत और दूसरा उद्दीपन प्रस्तुत। क्रिया प्रस्तुत का संबंध उत्तेजना से होता है, जबकि उद्दीपन प्रस्तुत का क्रिया का संबंध उद्दीपन से होता है। अर्थात जो अनुक्रियाएं ज्ञात उत्तेजनों के कारण होती है उसे उद्दीपन कहते हैं, यानी जो अनुक्रियाएं ज्ञात उत्तेजकों के कारण होते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। क्वेश्चन 21, ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन नंबर सी, टेस्ट कंस्ट्रक्शन यानी परीक्षण निर्माण, यानी ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका प्रमुख महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण का। डिस्कशन, ब्लूप्रिंट में परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जो उद्देश्य और विषय वस्तु के क्षेत्र के संबंध में प्रत्येक प्रश्न का स्थान दिखाते हैं जिसका वह परीक्षण निर्माण करता है। ब्लूप्रिंट एक प्रकाश से किसी विषय वस्तु या पाठ सामग्री का निर्माण करने से पहले जब हम उसमें अंकों का विभाजन, प्राप्त उद्देश्यों के बल का निर्धारण, प्रश्नों रचना आदि की तैयारी के लिए एक अलग प्रकार के सारणी का निर्माण करते हैं। इसी में प्राप्त उद्देश्य, पाठ सामग्री, प्रश्न आदि का विवरण क्या होता है। इसे ही हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। परीक्षण निम्न निर्माण के घटक: एक प्रारूप तैयार करना, प्रिंट तैयार करना, सवालों के जवाब तैयार करना, प्रश्न पत्र का कोडरामानीकरण, प्राप्त अंक और अंकन योजना बनाना, प्रश्नबारी तैयारी करना। क्वेश्चन 22, विकास की पूर्व संक्रियाएं अवस्था निम्न में किसने दिया था? ऑप्शन बी, पियाजे ने। विकास के पूर्व संक्रिय अवस्था किसने दिया था? पियाजे ने। क्वेश्चन बी, विकास के पूर्व संक्रिय अवस्था जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे अपने संज्ञात्मक विकास सिद्धांत को या बौद्धिक विकास सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में विभक्त किया है जो सरलता से जटिल की ओर क्रमशः बढ़ता है। संवेदनात्मक गामक अवस्था जन्म 2 वर्ष तक, संवेदनात्मक गामक अवस्था जन्म 2 वर्ष तक, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इसे दोस्तों वीडियो को रिपीट करके 2 से 3 बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन 23, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन के लिए किया जाता है? MPPI परीक्षण का उपयोग किसके मापन के लिए जाता है? इसे मापने के लिए हम सब लगभग आयोग ने इसे सभी को माना है, संप्राप्तियों को भी, बुद्धि को भी, और व्यक्तित्व को और सृजनात्मक को भी। इसलिए इसका डिस्कशन है सर, MPPI परीक्षण का उपयोग व्यक्तिगत मापन में किया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो व्यक्तिगत लक्षणों और मनोविकृति का आकलन करता है। MPPI
एक साइकोमेट्रिक परीक्षण होता है। जो अलग अलग वैज्ञानिक अपना अपना प्रकार देते हैं, इसीलिए ऑप्शन इसका चारों होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य रोगियों द्वारा अनुभव किए गए विभिन्न सामाजिक, व्यक्तिगत और व्यवहार संबंधी मुद्दों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक की सहायता करता है। MPPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सोनैलिटी इन्वेंटरी दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक परीक्षण में से एक है। मनोवैज्ञानिक स्टॉक हैथवे और जैसी मैकिल और मिनेसोटा विश्वविद्यालय के 2 संकाय सदस्यों द्वारा विकसित किया गया है। आयोग ने इस प्रश्न पर सबको समान अंक दिया है, यानी सभी को सही माना है। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन में सी मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। डिस्कशन। अधिगम हेतु अभिप्रेरणा सर्वाधिक आवश्यक है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की तत्परता एवं संलिप्तता की अवस्था से होता है। वस्तुतः अभिप्रेरणा का उचित प्रयोग करके अध्यापक सिखाने की प्रक्रिया को अधिक अच्छे ढंग से संपादित कर सकता है। अभिप्रेरित बालक, मोटिवेटेड चिल्ड्रेन, ज्ञानार्जन के लिए तत्पर होते हैं तथा वे शीघ्रता, सरलता, सहजता तथा सुगमता से सीख सकते हैं। सिकनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है और वुडवर्थ के अनुसार प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित व्यवहार करने के लिए और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तेजित करती है। शैशवकाल का समय। शैशवकाल का समय अभी जो ऊपर पढ़े थे, फ्रॉम बर्थ ईयर यानी जन्म 2 वर्ष तक होता है, यानी शैशवकाल का समय कहाँ तक होता है? 2 वर्ष तक। शैशवकाल बालक का निर्माण काल होता है। सामान्य वह अवस्था जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है। पहले 2 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 2 से 5 वर्ष का आयु उत्तर शैशवावस्था कहलाता है। किंतु विभिन्न विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्हें विद्वानों में कोल भी है जिन्होंने शैशवावस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष तक माना है। कोल ने बालकों के विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था या बचपन अवस्था 2 से 6 वर्ष, मध्यावस्था बालक अवस्था 6 से 12 वर्ष और बालिका का 6 से 10 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था बालक 13 से 16 वर्ष, बालिका 11 से 12 वर्ष, प्रारंभिक किशोरावस्था बालक 15 से 16 वर्ष और मध्य किशोरावस्था बालक 17 से 18 वर्ष और बालिका 15 से 17 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था बालक 19 से 20 वर्ष और बालिका 18 से 20 वर्ष है। ये सभी वैज्ञानिक अपना अलग अलग बताए हैं, इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 20, कोहलर किससे संबंधित है? कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। थ्योरी ऑफ लर्निंग। डिस्कशन। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम सिद्धांतों में छेद सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर का सूझ सिद्धांत अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में की है। कोहलर के अनुसार एक से अधिक तकनीकी अर्थ में सूझ का अर्थ किसी समस्या के समाधान को एकाएक पकड़ लेना होता है, जिससे ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है और समस्या का समाधान प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षेत्र संख्या के संदर्भ में लाता है।
क्वेश्चन नंबर 27, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 14। देखिए दोस्तों, इसे फिर रिपीट कर दिया। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है, जो निम्नलिखित है। पलायन, भागना, दूसरा जुगुप्सा, युद्ध प्रवृत्ति, एक नंबर पूछा गया था, फिर बीच में और 27 नंबर में। तीसरा निवृत्ति, अप्रियता, विकर्षण। चौथा पुत्र कामना। पाँचवा शरणागति। छठा जिज्ञासा। सातवां काम। आठवां आत्मस्थापना। नौवां दैत्य विनीत भाव। 10वां समूह प्रवृत्ति। 11वां भोजनावेशन। 12वां संग्रह या संचय। 13 रचना और 14 हास्य। दोस्तों ये तो सभी को याद ही हो गए होंगे। इसी प्रकार लगातार वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए अपने डीके राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और अपने नज़दीकी दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, जो वो भी सफल हो सके। और इसी तरह प्रतिदिन रिपीटेड क्वेश्चन और आगे न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कंठस्थ हो सके। क्वेश्चन 28, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन डी, प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान के लिए। डिस्कशन, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग समस्या समाधान शिक्षण हेतु किया जाता है। मानसिक मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग छात्रों की कल्पना एवं सृजनशीलता के प्रस्फुटन एवं विकास के लिए किया जाता है। मानसिक उद्वेलन में सबसे पहले छात्रों के समूह कोई ऐसी समस्या इस प्रकार के प्रस्तुत की जाती है जिसका उत्तर छात्रों के द्वारा परस्पर विचार विमर्श करके किया जाना संभव है। समस्या प्रस्तुतिकरण के पश्चात शिक्षक सभी छात्रों के समस्या संबंधित अपने विचारों, सुझावों या समाधानों को प्रस्तुत करने का अनुरोध करता है। सभी छात्रों से अपने विचारों को खुलकर प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों को बार बार प्रोत्साहित किया जाता है वे अपने मस्तिष्क को अधिकाधिक उद्वेलित करके विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने के लिए उन्मुख करे तथा उस समय आने वाले विचारों को सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 29, किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? ऑप्शन बी, पावलाव। डिस्कशन, पावलाव के प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। I.P. पावोल फुल नाम है, एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया के दही का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंध को माना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होता है। पावलोव के सीखने के इस अनुबंध सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत या प्रतिपादी अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 30, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक है? मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह यह किसके घटक है? ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता का घटक है। 30 नंबर दोस्तों डिस्कशन, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह सृजनात्मकता के घटक हैं। सृजनात्मक अथवा रचनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नए रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सिद्ध करने की प्रक्रिया है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है।
सृजनात्मक का विकास करने वाले निम्न तत्व हैं: सृजनात्मकता स्तर, बौद्धिक स्तर, मापन योग्यता, व्यवहार, मौलिकता एवं नवीनता, मध्यम, साहस, सामाजिक स्वीकृति तथा प्रवीणता। वैज्ञानिक करो एवं करो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। दोस्तों, इसका अगला वीडियो लैंग्वेज हिंदी मिलेगा, जो इसके अगले वीडियो के सबसे पहले पाने के लिए आप अपने DK राज क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।